नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इस महीने की 17 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर वोटर हैं तो जरूर मतदान करेंगे। 100% मतदान के लक्ष्य को हम इस बार हासिल करेंगे। आज सुर्खियों में हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा की बातचीत। ये बातचीत आधारित है प्रदेश में हो रही निर्वाचन से संबंधित तैयारियों पर, स्वीप गतिविधियों पर। तो आइए इस बातचीत को सुनते हैं। सुर्खियों में सर, चुनाव में बस 15 दिन का समय बचा है, तो किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव आयोग की और कैसी तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां हैं? पूरी तरह तैयार हैं हम लोग चुनाव के लिए। आपने सही कहा कि 17 दिन लगभग बचे हैं, तो चुनाव की तैयारियां तो लगभग चुनाव की जो संभावित तिथि होती है उसके 1 साल पहले से हम लोग आरंभ कर देते हैं। बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो सारी गतिविधि जो सारा काम है वो अपने निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है। चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो मतदान दलों का गठन हो, मशीन की व्यवस्था हो, स्ट्रांग रूम की स्थिति हो, काउंटिंग सेंटर का अरेंजमेंट हो, तो जितनी भी गतिविधि हैं वो सारी गतिविधि निर्धारित समय के हिसाब से चल रही हैं और हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, प्रदेश में 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, तो कितना मुश्किल होता है इतने ज़्यादा मतदाताओं के लिए तमाम संसाधन जुटाना, सुविधाएं जुटाना? ये बात सही है कि हमारे स्टेट में आज की तारीख में जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 5 करोड़ 60 लाख है, जिसमें युवा भी काफ़ी हैं, महिलाएं हैं, 51% लगभग पुरुष हैं, 49% महिलाएं हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में युवाओं के, महिलाओं के नाम जुड़े हैं और हमारे जो मतदान केंद्र हैं वो करीब 64,500 हैं, 64,523 हैं। तो इन मतदान केंद्रों तक दूर दराज के गाँव में मतदान केंद्र हैं, जंगलों में मतदान केंद्र हैं, बालाघाट, मंडला जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ 40 लोगों पे भी एक मतदान केंद्र बनाया गया है। काफ़ी दूर तक जा कर के मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। प्रयास ये होता है आयोग का कि लोगों को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े और वेट भी ज़्यादा नहीं करना पड़े मतदान के लिए, और कोई व्यक्ति छूटे नहीं। तो अगर एक व्यक्ति भी है तो उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं कि वोट डाल सके। लेकिन सभी मतदान केंद्रों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था, आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर भी चूँकि मतदान दल वहाँ मतदान के दिनांक के 1 दिन पहले जाता है और वहाँ रुकता है, तो उसके लिए भी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो बुनियादी ज़रूरत होती है उसकी व्यवस्था। मतदाता जो मतदान के दिन आता है तो सामान्य मतदाता के अलावा हमारे दिव्यांग साथी भी आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, कई बार गर्भवती माताएं भी होती हैं। तो उनकी आवश्यकता को देखते हुए रैंप की व्यवस्था, वॉलंटियर की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था, वेटिंग एरिया की व्यवस्था, तो ये तमाम सारी चीज़ें की जाती हैं जो की गई हैं। उससे जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि कई मतदान केंद्र बड़े दूर हैं, जंगल में है, तो ऐसे कोई मतदान केंद्र या इस तरह के केंद्रों के बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ मोस्ट डिफ़िकल्ट जिनको आप मान रहे हैं? देखिए, मोस्ट डिफ़िकल्ट वैसा नहीं है कि वहाँ पहुँच का कोई साधन नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि घने जंगलों के अंदर मतदान केंद्र हैं, खास करके बालाघाट में, मंडला में। कुछ एक इलाके हमारे ऐसे ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ जैसे गांधी सागर का जो बैक वाटर है डैम का, तो कई बार पानी ज़्यादा होने से वहाँ पे बोट से भी जाना पड़ता है। बट अभी नवंबर में 17 नवंबर तक तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र ज़रूर हैं जहाँ जाने में आम स्थान की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिले और सुगमता से मिले, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। नर्मदापुरम के मतदान केंद्र का उल्लेख तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी किया था कि वो डिफिकल्ट है। दूसरा सर, बालाघाट या इस तरह का जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहाँ किस तरह की तैयारियाँ? देखिए, बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, उस श्रेणी में हैं। तो एक तो ये हम लोग करते हैं कि वहाँ जो मतदान का समय होता है वो बाकी राज्यों के समय की तुलना में थोड़ा सा अलग है। तो पूरे स्टेट में जो मतदान का समय है हमारा 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक है। बालाघाट में मंडला के कुछ बूथ्स में 55 बूथ मंडला के हैं और डिंडोरी के 40 बूथ हैं। इन पे जो समय है वो 7 बजे सुबह से 3 बजे दिन तक का है। वो वहाँ मतदान थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं ताकि जो पोलिंग पार्टी है, जो हमारा पुलिस बल है, वो आसानी से दिन ढलने के पहले वापस आ जाए।
इसके अलावा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते हैं, वहाँ पे मतदाताओं को आश्वस्त भी करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो निर्भीक होकर के अपना मतदान करें। सर, किस तरह का कितना मैन पावर डिप्लॉयमेंट इस बार हो रहा है? जैसे आपने बताया कि 64 ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास मतदान केंद्र हैं, तो सिक्योरिटी को लेके, पोलिंग पार्टीज़ को लेके। हाँ, देखिए, एक मतदान केंद्र पे 4 लोग तो होते हैं, मतदान दल में 4 लोग होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी होता है और 3 पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होते हैं। इन 4 लोगों के अलावा जो मतदान केंद्र के अंदर होते हैं, बाहर में पुलिस का बल होता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। तो एक मतदान केंद्र BLO हमारे होते हैं, तो एक मतदान केंद्र की व्यवस्था को देखने के लिए लगभग 7 से 10 लोग होते हैं। तो आप उसको अगर गुणा करते हैं मतदान केंद्रों की संख्या से, तो 4.5 से 5 लाख लोगों का स्टाफ तो इसमें लगता है, इस पूरी कवायद में। इसके अतिरिक्त हमारे पुलिस बल होते हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, जो मोबाइल टीमें होती हैं, सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, तो काफ़ी लोग इसमें लगते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। उनके रूट चार्ट्स बने हुए हैं, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था, जो भी लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट होता है, ताकि जो मतदान दल है या जो पुलिस के हमारे साथी हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। इस बार तो दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी चुनाव आयोग कुछ खास तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है, जैसे घर से मतदान की सुविधा आप दे रहे हैं, इस बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, जो आयोग के निर्देश हैं उसमें यह है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जो 80+ के जो मतदाता हैं, और ऐसे दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से ज़्यादा है, इनको घर से वोट डालने की सुविधा दी गई है, यदि वो विकल्प ऐसा चुनते हैं। तो हम लोग BLO के माध्यम से इस श्रेणी के सभी मतदाता से संपर्क करते हैं। लगभग हमारे राज्य में इन दोनों श्रेणियों को मिला दें तो 12 लाख के आसपास मतदाता हैं, 80+ और दिव्यांग को मिला देते हैं। इनमें हमने एक से संपर्क किया, तो इसमें से अभी 1,16,000 या 1,18,000 लोगों ने ये विकल्प का चयन किया है कि वो घर से मतदान करेंगे। तो जो लोग इस विकल्प का चयन करते हैं, उनके घर पे जाकर के पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम लोग मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित कराते हैं। इसकी सूचना हम कैंडिडेट्स को भी देते हैं, राजनीतिक दलों को भी देते हैं, और उसी पारदर्शिता के साथ और उसी निष्पक्षता के साथ ये मतदान की कार्रवाई भी की जाती है, मतदान की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। ये ज़रूर है कि अभी भी लोगों का विश्वास मतदान केंद्र पे आकर के वोट डालने में ज़्यादा है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहाँ भी मतदान केंद्र पे भी हम लोग बुजुर्ग जो हमारे मतदाता आते हैं, जो दिव्यांग साथी आते हैं, या जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनको हम लोग सबसे पहले वोट कराते हैं और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था एक तरह से बुजुर्ग मतदाताओं के लिए और दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई। इस बार से सर्विस वोटर्स की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है और उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? सर्विस वोटर्स जो हमारे करीब 75,000 के आसपास हैं, जो डिफरेंट फोर्सेस में एम्प्लॉयड हैं और डिफरेंट जगहों पे हैं, उनके लिए ETPVS हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो उनको जो उनका बैलेट होता है, जो पोस्टल बैलेट होता है, वो मेल के जरिए उनको हम भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं। उनके यूनिट ऑफिसर्स होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके माध्यम से ये लोग जहाँ भी पदस्थ होते हैं वो वोट करते हैं और फिर वो बाई पोस्ट हमको प्राप्त होता है। तो वही व्यवस्था इस बार भी की गई है और सभी को पोस्टल बैलेट जैसे हो जाएगा, आज कैंडिडेट का विड्रॉल जैसे फाइनल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली मेल के थ्रू उनको भेजते हैं। इस बार तो सर दिव्यांग अधिकारी या कर्मचारी भी पोलिंग बूथ संभाल रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह के प्रबंधन करने पड़े हैं? नहीं, हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक मतदान दल में 4 लोग होते हैं जो मतदान केंद्र के अंदर पूरी मतदान की प्रक्रिया का संचालन करते हैं, उसको संपादित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बूथ हम लोग बना रहे हैं राज्य के अंदर जहाँ ये चारों लोग दिव्यांग होंगे। तो एक ये भी है कि एक आत्मसम्मान की भावना भी है और एक संदेश भी देना चाहते हैं कि वो किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है और वो उसी बखूबी और उसी शिद्दत के साथ, उसी गुणवत्ता के साथ सारा काम संपादित कर रहे हैं। युवा मतदाता हमेशा ही चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार भी फर्स्ट टाइम वोटर आपने काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम वोटर जोड़े हैं, तो कितनी इनकी संख्या है और इनके लिए वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, इसके लिए किस तरह की पहला? युवा मतदाताओं की संख्या जो सिर्फ अभी जो 18 से 19 साल के एज ब्रैकेट में हैं, उनकी संख्या 18 से 20 लाख के आसपास होगी। लेकिन आज की तारीख में कई ऐसे मतदाता हैं जो 21-22 साल के भी हैं, वो भी फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, चूँकि 18 के बाद अब 2023 में चुनाव हो रहा है, तो इनकी संख्या काफ़ी हो सकती है अगर आप पिछले 5 साल के लोगों को अगर आप उनको आकलन करते हैं।
इनसे हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि ये आगे आएँ, वोट करें। देखा ये भी गया है कि थोड़ा सा युवा मतदाताओं में कई बार वोटिंग के प्रति उतना रुझान नहीं होता, तो हम लोग लगातार कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इनके संपर्क में हैं। समाज जो सोशल मीडिया के डिफरेंट माध्यम हैं उनका सहारा ले रहे हैं। जो कैंपस एम्बेसडर्स बनाए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके माध्यम से इनसे संपर्क कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है युवाओं का। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा साथी इस बार आगे आएंगे और सभी लोग 17 नवंबर को जब मतदान का दिन है तो आगे आके मतदान करेंगे। इस बार तो सर आपने युवाओं को मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी भी आप दे रहे हैं। हाँ, ये जो हमारे युवाओं को कहने का मतलब कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो यूथ, जैसे हम लोगों ने दिव्यांग की बात की कि ऐसे मतदान केंद्र जिनमें सभी लोग दिव्यांग हैं वो मैनेज कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों ने एक श्रेणी बनाई है जहाँ सारे के सारे हमारे युवा साथी जो नौकरी में हैं लेकिन कम उम्र के हैं वो उस मतदान केंद्र को संचालित करें। प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग दी गई है और वो काफ़ी एक्साइटेड है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें वो उसी तन्मयता के साथ और उसी शिद्दत से वो एक काम को करेंगे। सारे हमारे युवा साथी मतदान की प्रक्रिया का बेहतर ढंग से संचालन करेंगे। मध्य प्रदेश में सर पहली बार कुछ इस तरह का प्रयोग है युवा मतदाता वाला, युवाओं को मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, या पहले भी? नहीं, इस बार हम लोगों ने यूथ मैनेज्ड पोलिंग बूथ से इस बार एक कॉन्सेप्ट लिया है। जिस तरह से दिव्यांग कर रहे हैं, कई सारे हैं जहाँ महिलाएं कर रही हैं, तो उसी कड़ी में ये एक प्रयास है यूथ मैनेज पोलिंग बूथ। और पिंक बूथ की सर क्या स्थिति है? पिंक पोलिंग बूथ जो उनको हम कहते हैं जहाँ चारों के चारों मतदान दल के जो हमारे कर्मचारी जो साथी हैं वो महिला होती हैं। सामान्यतया महिला कर्मचारियों की ड्यूटी हम लोग शहर में या पास में ही लगाते हैं ताकि वो मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पे आ करके और मतदान प्रक्रिया का संचालन करें। हमारे पुरुष साथी मतदान केंद्रों पे एक दिन पहले जाते हैं दूर दराज के इलाकों में। तो जो महिलाएं खास करके जो शहरी क्षेत्र में होती हैं, जिला मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे उनकी ड्यूटी लगती है। तो हम लोगों ने इस बार ये सोचा है, पिछली बार भी ये काम किया गया था, इस बार थोड़ी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है कि ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा की जाए जहाँ पे चारों लोग महिलाएँ हों और वो मतदान केंद्र का संचालन करें, पूरी प्रक्रिया को अंजाम दें। और उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अत्यंत ही बेहतर ढंग से इस कार्य को संचालित करेंगे। कुछ मोटे तौर पर सर बता सकते हैं कितनी संख्या है पिंक बूथ की? मतलब पिंक पोलिंग बूथ की संख्या यदि आप ऐसे देखें तो मुझे लगता है ये 5000 से ज़्यादा होंगी राज्य में। चूँकि हमारे 52 जिला मुख्यालय हैं तो आसानी से 5000 का आंकड़ा हम पार करेंगे इसमें। इस बार सर देख रहे हैं चुनाव आयोग नया प्रयोग कर रहा है जिसको ग्रीन पोलिंग बूथ भी नाम दिया है, इको फ्रेंडली बूथ का नाम भी। कल परसों चुनाव आयोग के भी इंस्ट्रक्शंस आए। जबलपुर में सुना है इसको लेके काफ़ी पहल भी की जा रही है। ये सर क्या कॉन्सेप्ट है? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं जबलपुर खुद गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ जबलपुर शहर के लगभग सारे बूथ को वो इको फ्रेंडली बूथ्स बना रहे हैं। कुछ सैम्पल बूथ्स उन्होंने बनाए, हमने भी देखा। तो हर चीज़ जो वहाँ उपयोग में आ रही है वो इको फ्रेंडली है। जैसे सामान्यतया बूथ पे हम लोग देखते हैं कि जो खाने पीने की जो डिस्पोजेबल ग्लासेज होती हैं, जो खाने का सामान है वो प्लास्टिक का होता है, जो हम डेकोरेट करते हैं वो भी प्लास्टिक के इनसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्हें हटा करके और बड़े अच्छे तरीके से बांस के जो बैम्बू स्टिक्स का उपयोग किया है, वो पत्तों का उपयोग किया, फ्लावर्स का उपयोग किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाया गया है। जो रिसाइकिल मटेरियल की जो चीज़ें हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक प्रयास है, एक हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि ये किया जा सकता है और डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत है। अगर ये धीरे धीरे पिकअप करता है तो आने वाले दिनों में हम लोग इसको और विस्तार देंगे और अधिक से अधिक बूथ हम ग्रीन बूथ के रूप में परिवर्तित करेंगे। हम लोगों को पता लगा कि वहाँ खाने पीने के सामान में भी श्रेयन्न को शामिल किया है, मोटा अनाज। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अब तक उसका सैंपल भी लगा हुआ है, उसके पोस्टर्स लगे हैं और सबसे अच्छी बात है कि लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया है। मतलब लोगों ये जो पहल है उसको वहाँ स्थानीय लोगों ने भी इसको काफ़ी अप्रिसिएट किया है और बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। सर इस बार पैसा और मटेरियल, लिकर या दूसरी चीज़ें पिछले चुनाव की तुलना में काफ़ी बड़ी मात्रा में बरामद हो रही है। इसकी वजह क्या आप देखते हैं? पिछले जो चुनाव थे उसमें जो टोटल जो सीजर हुआ था आचार संहिता के लगने के दिनांक से लेकर के चुनाव के दिनांक तक, वो करीब 72 करोड़ था डिफरेंट कैटेगरीज में। इस बार अभी वो करीब 250 करोड़ के आसपास है, चाहे उसमें नगद भी शामिल है, लिकर भी है,
ड्रग्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, फ्रीबीज हैं। अब आप कह सकते हैं कि थोड़ा इंटेंसिव ढंग से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे कार्रवाई हो रही है, नाके लगाए गए हैं, नाकों पे हम लोगों ने वेब कैमराज लगाए हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग्स भी हो रही है, कंट्रोल रूम से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी स्टैटिक्स जो SSTs होती हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, ये सब लोग भी अपना अपना काम, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो थोड़ा मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, इंटेंसिव मॉनिटरिंग हो रही है, हो सकता है उसका परिणाम हो। आम लोग सर इन खबरों को अखबार में पढ़ते हैं या मीडिया से सुनते हैं, तो उनके मन में भी जिज्ञासा होती है कि आयोग इन सब चीज़ों का क्या करता है, मतलब ये सब इतना बड़े पैमाने पर कैश या ज्वेलरी या जो चीज़ें मिलती हैं। नहीं, ये इंटरसेप्शन है। ये जैसे किसी के पास से कोई रकम यदि प्राप्त होती है और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता उस समय, तो एक तरह से वो लेकर के जो भी प्रक्रिया है, अगर 10 लाख से ऊपर की रकम होती है तो इनकम टैक्स को दे देते हैं, उसके नीचे होती है तो हम उसको ट्रेजरी में रखते हैं। यदि व्यक्ति उसके बाद उसको पूरा समय दिया जाता है, यदि वो व्यक्ति ये स्पष्ट कर देता है, संतुष्ट कर देता है कि जो ट्रेल अगर एस्टैब्लिश कर देता है कि कोई आदमी 2 लाख रुपए लेके जा रहा है, उस समय वो नहीं बता पाया, लेकिन बाद में अगर वो बताता है कि फ़लाँ बैंक से या फ़लाँ जगह से मैं पैसा लग करके आ रहा हूँ और उसके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो संतोषजनक है, वो सही है, तो राशि उसको वापस कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जो इंटरसेप्ट किया गया है या जो पकड़ा गया है वो पूरा का पूरा अवैध हो गया और उसको ये कर लिया गया। अगर संतोषजनक स्पष्टीकरण मिलने के बाद वो राशि हो या सामग्री हो, उसको वापस की जाती है। इस बार आयोग नई तकनीकी के इस्तेमाल में भी काफ़ी पहल कर रहा है। सी विजिल है या दूसरे भी ऐप आए, तो ये भी काफ़ी मददगार साबित हो रहा है राजनीतिक दलों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी। हाँ, सी विजिल के माध्यम से जो आचार संहिता के उल्लंघन की जो शिकायतें हैं, सी विजिल का पूरा पर्पस ही यही है कि नागरिक इसको उसका नाम ही है सिटीजन विजिल। तो नागरिक को कहीं भी कोई चीज़ ऐसी होती दिखती है जो चुनाव के हिसाब से गलत है, तो वो उस पर शिकायत कर सकता है। उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है और हम लोग 100 मिनट के अंदर उसका निराकरण करते हैं। वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम को अलर्ट जाता है और वो मौके पे जाकर के उसको देखती है। कभी शिकायत सही होती है, कभी गलत होती है, लेकिन अगर यदि शिकायत सही है, उसमें तथ्य हैं, तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है और उसका निराकरण करते हैं। इन दिनों सर राजनीतिक दलों की तरफ से शिकायतों का भी काफ़ी संख्या बढ़ गई है, तो इसका प्रबंधन आप लोग कैसे करते हैं? जब भी शिकायत कहीं से आती है या प्राप्त होती है तो हम लोग अगर मान लीजिए किसी ज़िले के बारे में है तो संबंधित ज़िले के कलेक्टर को उसको भेजते हैं, 24 घंटे के अंदर उनसे रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो कई बार फ़ोन पे ही तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है। तो कई सारे मामले दर्ज भी हुए हैं जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं, तो उसमें तत्काल कार्रवाई होती है। और अगर शिकायत का स्वरूप ऐसा है कि कहीं कोई चीज़ हटानी है, होर्डिंग लगा है, फ्लेक्स लगा है, बैनर लगा है सरकारी बिल्डिंग पे जो नहीं लगना चाहिए और वहाँ कोई नहीं है, तो उसको फिर हटा देते हैं, उस तरह को समाप्त करते हैं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग एक बड़ा सरदर्द है सरकारी एजेंसियों सभी के लिए, आप लोग कैसे इससे निपटते हैं? हम लोगों ने एक सेल बना रखा है, सोशल मीडिया के सेल्स बने हुए हैं जो मीडिया पे चीज़ें चलती हैं उसको देखते हैं। उसमें कुछ नेगेटिव खबरें होती हैं, कुछ पॉजिटिव खबरें होती हैं, कुछ भ्रामक खबरें भी होती हैं जो सही नहीं होती हैं। आजकल सोशल मीडिया से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हो गया है, जिसमें आपकी आवाज़ में कोई चीज़ डब कर दी जा रही है जो आपने कभी कही नहीं है, या कोई पुरानी क्लिप है उसमें आपकी आवाज़ जोड़ी जा रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मिलती हैं जिसको हम लोग संबंधित जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, मेटा जो भी है, उनको कहते हैं कि ये गलत है, इसको हटा लें अपने प्लेटफॉर्म से। और कई बार साइबर सेल होता है पुलिस का जो इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको भी सौंपते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई और किसने इस तरह से किया, वीडियो को मॉर्फ करना, एक फ़ोटो को दूसरे के साथ जोड़ना। तो पुलिस की भी मदद लेते हैं और जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी मदद लेते हैं। इस पर क्यूलेस ऐप को लेकर भी काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप पहले से टाइम स्लॉट लेके मतदान करने जा सकते हैं। ये किस तरह की प्रोसेस है? इसमें हम लोगों ने व्यवस्था ये हम लोग करने जा रहे हैं कि आधे घंटे के करीब 14 स्लॉट्स होंगे पूरे दिन भर में, जिसमें आप एक स्लॉट में लगभग 20 लोग उसमें जा सकेंगे। तो आप अपने फ़ोन से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और उस समय जा सकते हैं मतदान केंद्र पे और अपना वोट डाल सकते हैं। तो एक तरह से आपको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है, आप आसानी से वहाँ जा कर के अपना वोट डाल देते हैं। तो आपका जो वेटिंग टाइम है, जो कई बार खास करके अर्बन एरियाज़ में
तो व्यक्ति को ये पता है पहले से कि मैं 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का स्लॉट यदि मैंने लिया है तो उस आधे घंटे में तो मैं वोट डाल ही दूंगा, तो बाकी समय वो अपने हिसाब से प्लान कर सकता है। तो उसको ये नहीं है कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा और मैं कब वोट डालूंगा, तो वो अपनी दिनचर्या को प्लान कर सकता है उस हिसाब से। अब सबसे लास्ट और ज़रूरी सवाल कि आकाशवाणी के जरिए आप प्रदेश के मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के? मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से, खास करके अपने युवा साथियों से, सभी से यही अपील करूंगा कि 17 तारीख को, 17 नवंबर इस महीने की 17 तारीख को मतदान है। पूरे राज्य में एक दिन मतदान है, एक ही दिन हो रहा है, वो शुक्रवार का दिन है। तो हम सभी लोग जिनके नाम मतदाता सूची में हैं वो उस दिन मतदान जरूर करें। किसी भी स्थिति में हमें अब मतदान करना चाहिए, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार है लोकतंत्र का। ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं डाल सकते। वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज हैं जो हम लोग समय समय पर बताते रहते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक की पासबुक है, राशन कार्ड है, कोई अन्य तरह का पहचान पत्र। बेसिक ज़रूरत होती है फ़ोटो जिस पे लगा है और वो फ़ोटो किसी अच्छे अधिकारी के द्वारा प्रमाणित है शासकीय, तो उसके आधार पे भी आप वोट डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी ये भ्रम या भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि यदि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या मेरे को मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो मैं वोट नहीं डाल पाऊँगा। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और 12 प्रकार के जो दस्तावेज हैं वोटर आईडी कार्ड के अलावा, उनमें से भी कोई एक भी आपके पास है तो वो लेकर के आप जाते हैं तो अपना वोट डाल सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी साथियों से, हम सभी मतदाता भाइयों से, बहनों से कि आप वोट जरूर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है लोकतंत्र के तहत जो हमें मिला है। हम सभी लोगों को आगे बढ़ के स्वयं वोट करिए। परिवार के सभी मतदाता जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं उनको प्रेरित करिए कि वो 17 तारीख को वोट जरूर करें। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुर्खियों में